अस्सलाम वालेकुम, मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मुफ्ती अजीजुर रहमान केस इंतहाई अहम केस है और पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा इस केस के ऊपर खुलकर बात हो रही है। इस तरह के वाक़यात मदरसों के अंदर होते रहते थे। इस तरह के वाक़यात यूनिवर्सिटीज़ और दीगर इम्पॉर्टेंट इंग्लिश स्कूल्स के अंदर भी हुए हैं, लेकिन मदरसों में पहली दफ़ा कोई इस तरह की स्टोरी रिपोर्ट हुई है बाकायदा तौर पर। और मुझे इस चीज़ का क्रेडिट अल्हम्दुलिल्लाह हासिल है कि सबसे पहले मेरे ट्विटर हैंडल के ज़रिए इस वीडियो को पोस्ट किया गया, जिसके बाद ये ख़बर बनी और गिरफ्तारी अमल में आई। लेकिन पाकिस्तान का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बिल्कुल उसी डगर पे चल रहा है जिस डगर पे आज से तकरीबन 100 साल पहले ताजे बरतानिया के अदवार के अंदर अपनी डगर पर चला करता था। तो इससे पहले कि मैं इस केस की होने वाली हेयरिंग की अहम तरीन तफसीलात आपके सामने शेयर करूं, आपको ये बताता चलूं कि वीडियो जो तकरीबन कोई 11 के करीब हैं, कुछ ज़राए के मुताबिक 14 वीडियोज़ हैं और बारिश का पहला कतरा वो वीडियो जो मैंने पोस्ट की थी उन सबको फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया है। तमाम वीडियोज़ को फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेज दिया गया है। कुछ ऑडियो कॉल्स भी हैं, उनको भी फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेज दिया गया है और उसके बाद जब डिटेल सामने आएगी तो पता चलेगा कि इनकी ओरिजिनलिटी किस हद तक मुकद्दम है। यानी शायबा अभी भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रखा गया है कि किसी तौर पर भी अक्यूज्ड को फ़ायदा पहुंचाया जाए। इसके अलावा डीएनए टेस्ट दोनों अहम तरीन शख्सियात यानी मुफ्ती अजीज़ुर रहमान और साबिर शाह दोनों का डीएनए टेस्ट कर लिया गया है ताकि ये जांचा जा सके कि मुफ्ती अजीज़ुर रहमान 70 साल से ज़ायद की उम्र में इस काबिल हैं कि वो ऐसा फेल कर सकें। और दूसरा, दोनों के दरमियान जो ताल्लुक कायम हुआ था तकरीबन 2013 से, क्या उसके भी डीएनए के ज़रिए सबूत मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते। तो ये 2 पॉइंट्स हैं जिनके ज़रिए ये जांचा जाएगा कि आया कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है और क्या करता रहा है और केस किस हद तक किस डायरेक्शन में जा रहा है। अब पाकिस्तान के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर बात करने से पहले हम किसी भी किस्म के गलत एक्ट के लिए कुरानी किताब या आयात का इस्तेमाल माजी में बिल्कुल खुलेआम देखते आ रहे हैं। आपको याद होगा जिस वक्त ये वीडियो पोस्ट हुई है उसी वक्त मुफ्ती अजीज़ुर रहमान साहब ने तकरीबन चंद घंटे के बाद कुरान पाक के ऊपर हाथ रख कर ये बयान दिया था कि वो शेखुल हदीस हैं, वो कुरान करीम के तालिब इल्म हैं और तमाम तर चीज़ों को पढ़ाते हुए उन्हें 40 साल गुजर चुके हैं और वो ऐसा फेल सर अंजाम दे ही नहीं सकते। उन्हें चाय की प्याली में कुछ मिला कर दिया गया था। उसके बाद जब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया मियां वाली के अंदर, उसके बाद उनके ऊपर जिस्मानी रिमांड के बाद उनसे तफ्तीश हुई तो उन्होंने एतराफ़ जुर्म किया जिसकी हेडलाइंस बनी और पूरी दुनिया इस बात से वाकिफ़ है। अब जब जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने इनको पेश किया गया है, शाहिद खोकर साहब जुडिशल मजिस्ट्रेट थे। 164 का बयान दोनों का यानी साबिर शाह का और मुफ्ती अजीज़ुर रहमान दोनों का लिया जाना था। इंतहाई सख्त पहरे के अंदर मुफ्ती अजीज़ुर रहमान को लाया गया, साबिर शाह को भी लाया गया। तो जब जुडिशल मजिस्ट्रेट ने सबसे पहले साबिर शाह को बुलाया, उससे पूछा कि आपके साथ क्या वाक़या हुआ, तो साबिर शाह ने अपने बयान पर कायम रहते हुए ये बताया कि वो 2013 से इस तरह की बदफेली का सामना करते आ रहे हैं और अब जबकि वो तंग आ चुके थे, मुसलसल उनको ज़दकोब किया जा रहा था। अब उनको एक मरतबा इदारे से एक्सपेल किया गया तो मुफ्ती साहब ने कहा कि तुम मेरे साथ ये ताल्लुकात रखोगे तो उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ पर तमाम तर रिलीफ दिलवाऊंगा और रिलीफ क्योंकि मिलता रहा तो इसलिए वो करते रहे। तो जो वकील साहब थे, साबिर के जो वकील थे, जो मुफ्ती अजीज़ुर रहमान के वकील थे, उन्होंने साबिर से इंतहाई सख्त सवालात किए। ये भी पूछा कि कितने अरसे से ये वाक़यात आपके साथ होते रहे हैं, तो आपने पहले क्यों नहीं रिपोर्ट किया। तो इसके तमाम तर जवाबात जो उसने FIR में कहे थे वही बताए जिस पर वो कायम रहा। लेकिन हैरान कुन अमर है कि हमारे यहाँ मुक़द्दस किताब के ऊपर हाथ रख के जब ये बोला जाता है कि जो कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, तो जब हलफ लेकर बयान देने की बारी आती है तो बोलने वाला तमाम तर इसके रेपरकशंस को मद्देनज़र रखते हुए, ये सब जानते हुए कि कोई और देखे ना देखे, अल्लाह उसे देख रहा है, झूठ बोल जाता है। और उस झूठ का मुजाहरा हमने वीडियो सामने आने के बाद भी देखा और उसके बाद एतराफ़ी बयान आते हुए भी देखा। और एतराफ़ी बयान के बाद जब जुडिशल मजिस्ट्रेट शाहिद खोकर साहब ने बयान लिया मुफ्ती अजीज़ुर रहमान साहब से, तो उन्होंने खुलकर कह दिया कि मैं पुलिस के दबाव में आ गया था, मैंने किसी किस्म का कोई एतराफ़ी बयान नहीं दिया है, मैं तो इस पोजीशन में हूँ ही नहीं कि ऐसा वाक़या कर सकूँ।
ऐसा फेल कर सकूं। मेरी 70 साल से ज़ायद की उम्र है और मदरसे की जो इंतज़ामिया और उसके कुछ दीगर असातिज़ा मिलकर मुझे क्योंकि मदरसे से एक्सपेल करना चाहते थे, तो ये एक बाकायदा साजिश है। तो एक मरतबा फिर मुफ्ती अजीज़ुर रहमान साहब ने एक बड़ा पैंतरा बदला है, और पैंतरा इस तरह से बदला है कि उन्होंने फिर कुरान पाक का यानी हलफ का यानी इस बात का इकरार करते हुए कि मैं जो भी कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, यह कहते हुए मुकर गए कि उन्होंने साबिर शाह नामी लड़के के साथ कोई बदफेली की है। यह पाकिस्तान का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है जो एक्यूज्ड को हमेशा सपोर्ट करता है। ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही हो सकता है, या पाकिस्तान जैसी तीसरी दुनिया के ममालिक के अंदर ही हो सकता है। यानी आपके पास वीडियो सबूत मौजूद हो, यानी आपके पास गवाह तमाम तर जिंदगी को खतरे में डालने के बावजूद मौजूद हो, यानी आपके पास स्टोरी को फाइल करने वाला जर्नलिस्ट मौजूद हो, यानी आपके पास खुद कंप्लेनेंट मौजूद हो, और उसके बावजूद आप अगर मुकद्दस किताब पर हाथ रखकर ये कह देते हैं जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, मेरे साथ जो हुआ गलत हुआ, मैंने किसी के साथ कुछ बदफेली नहीं की और मेरे खिलाफ ये एक बहुत बड़ी साजिश है, तो उसको ज़्यादा अहमियत दी जाती है, कंप्लेनेंट को कोई अहमियत नहीं दी जाती। एक और अलमिया की बात मैं आपको बताता चलूँ कि जिस वक्त मुफ्ती अजीज़ुर रहमान साहब से मुताल्लिक वीडियो वायरल हो चुकी थी, उसके तकरीबन 72 घंटे बाद FIR दर्ज हुई। उसकी वजह पता है आपको? नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। पाकिस्तान के अंदर इतना कोई थर्ड क्लास क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, पाकिस्तान का लॉ को इतना कोई अहमकाना, बदबूदार और बोगस किस्म का लॉ है कि जब तक कंप्लेनेंट खुद से हाजिर नहीं होगा, चाहे वो कब्र के अंदर मौजूद क्यों नहीं है, तब तक FIR या रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी। इससे बड़े अलमिया की बात नहीं हो सकती। पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर लोगों को इंसाफ लेने के लिए अपने आप को सूली पर लटकाना पड़ता है। एक और बड़ा केस इसी तरह का हमारी नजर में है, मुरीद अब्बास केस। उस केस के अंदर मुरीद अब्बास की अहलिया को 1.5 साल तक कचहरियों का चक्कर काटना पड़ा है, फर्द जुर्म तक आयद नहीं हुई थी। फर्द जुर्म आयद करने का मतलब समझते हैं आप? यानी केस ही फाइल नहीं हुआ, यानी वो हेयरिंग के लिए ही काबिल नहीं समझा गया। तो इससे बड़ा जुर्म क्या हो सकता है या जुल्म क्या हो सकता है? अब अंदाजा लगा लीजिए कि कंप्लेनेंट अगर मौजूद नहीं है तो 72 घंटे तक FIR दर्ज नहीं हो सकती, और दर्ज नहीं हुई थी। जब कंप्लेनेंट को पेश किया गया, उसने अपनी मुद्दत में लिखवाया कि हाँ अब आप FIR दर्ज करें। इवन देन के मदरसे के इंतजामिया मौजूद थी कि हमारी मुद्दत में FIR दर्ज करें, नहीं किया उन्हें, कंप्लेनेंट आएगा तो फिर करेंगे। ये तो निज़ाम है हमारा। जिस निज़ाम में आप एक्यूज्ड को भागने का पूरा और खुला मौका देते हैं, उस निज़ाम में आप किस तरह के इंसाफ की तवक्को रख सकते हैं? उस निज़ाम के अंदर आप किस तरह स्पीडी जस्टिस कर सकते हैं? इस तरह के वाकयात के अंदर जिसमें सोसाइटी के अंदर एक टेरर फैला हो, रियासत को फरीक बनना चाहिए। और अगर रियासत फरीक नहीं बनती है तो फिर यही हालात इसी तरह से होते हैं। इसी तरह फोरेंसिक होगा, DNA टेस्ट होगा, और बयान देने वाला पहले पुलिस के सामने एतराफ़ जुर्म करेगा क्योंकि डंडे का डर होता है। उसके बाद जब अदालत जाएगा तो बयान से मुकर जाएगा, अपने एतराफ़ जुर्म से मुकर जाएगा। कुछ दिन सजा होगी, फोरेंसिक के चक्कर में डिले होता रहेगा, 6-8 महीने लगेंगे, और वही होगा जो हर तरह के केसेस के अंदर होता है। अब मैं आपको अंदर की खबर देता हूं जो मैं पहले मोमेंट में आपको नहीं बता पाया। सबसे अहम तरीन और बड़ी खबर यह है कि जब इस तरह के केसेस में शायबा या डाउट पैदा कर दिया जाता है पुलिस की जानिब से भी और प्रोसिक्यूशन की जानिब से भी, तो फिर क्या होता है? फिर जमानत हो जाती है। मुफ्ती साहब के 2 अदद बेटों की ऑलरेडी जमानत हो चुकी है। मुफ्ती साहब का केस आगे बढ़ने से पहले जमानत के लिए लगने जा रहा है, वो भी कुछ दिन के बाद शायद जेल से बाहर होंगे। इससे बड़ा अलमिया, इससे बड़ा जुल्म इस मुल्क के अंदर, इस जस्टिस सिस्टम के अंदर, सो कॉल्ड जस्टिस सिस्टम के अंदर हो ही नहीं सकता। अगली अपडेट तक के लिए जा दीजिएगा।